वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है CTET 2020 SST कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ आपको ज्योग्राफी का सेक्शन। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें लेसन 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। साथ में आप हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसको भी चेकआउट कीजिए, जो 6 और 7 से रिलेटेड है, और 8 क्लास की जो हिस्ट्री है उसके नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। और गाइस एक और बात, आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, क्योंकि उसमें मैं डेली ही पोस्ट कर रही हूँ, तो नीचे उसका भी लिंक है, आपको उसमें करंट अफेयर की पोस्ट मिल जाएगी और साथ में आपके CTET से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपको पोस्ट मिलती रहेगी। जो सोशल साइंस की जो पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी तो डेली ही मैं अपडेट करती रहती हूँ, और आप उसको भी ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, जिसका आपको टाइटल दिख रहा है, भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो गाइज़ ये आज मेरा पार्ट 1 है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, लेसन 2 बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें मैं आपसे बात करूंगी भूमि और मृदा की। बाकी की जो टॉपिक रह गए हैं तो ये पार्ट 2 में आपसे मैं डिस्कस करूंगी। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो पर भी बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम भूमि के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो भाग है गाइस, वो हमारी भूमि है। यानी मान लीजिए अगर आपको लगे कि 100% है और 100 में से जो 30% है वो हमारा भूमि के लिए है, लेकिन इस थोड़े से परसेंटेज में से भी ना कुछ ऐसे परसेंटेज हैं, ऐसे प्रतिशत है जो हमारे रहने लायक भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी संकट की बात है कि इतना छोटा सा भाग हमें मिला है रहने के लिए, और इसमें भी हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, भूमि मिली है हमें। और क्या ऐसे कारण हैं, ये सेकंड पॉइंट है कि क्या ऐसे कारण हैं कि जिनका ऐसे जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कारण है कि भूमि और जलवायु। इससे ही इन 2 चीज़ों से क्या है कि इनके जो लक्षण हैं वो अलग अलग हैं, हर जगह अलग अलग हैं विश्व के विभिन्न भागों में। तो इन 2 कारणों से जो जनसंख्या का वितरण हर जगह असमान है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र जो है सामान्यतः विरल और निर्जन है। उर्वर मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हैं। क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से हम कृषि के लिए जो हमें उपयुक्त भूमि मिल सकती है? तो उर्वर मैदान से और नदी घाटियों से, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्थान विश्व के सघन बने क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, हमने भूमि के बारे में जान लिया कि भूमि क्या है, भूमि का कितने % हमारा जो है रहने लायक है, और क्या ऐसा है कि कहाँ पर आपके लिए कृषि उपयुक्त हो सकती है। तो अब हम गाइस बात करेंगे भूमि उपयोग की, हम किस तरह भूमि को उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस हम कर सकते हैं, कृषि में कर सकते हैं, वानिकी में कर सकते हैं, खनन में कर सकते हैं, सड़कें बनाने में कर सकते हैं, उद्योगों की स्थापना करने में कर सकते हैं। इस हम सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं भूमि उपयोग। अब गाइस 2 ऐसे कारक हैं जिन पर ये भूमि का उपयोग डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है हमारा है भौतिक कारक और सेकंड है हमारा मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या क्या है ये आपको याद रखना है, जिसमें ये आएगा स्थलाकृति आएंगी, मृदा होगी, जलवायु कैसी है, खनिज कैसा है, जल की उपलब्धता कितनी है। तो तब ये हम कर सकते हैं कि भूमि को हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं। मानवीय कारक में क्या क्या आएगा, मानवीय कारक में होगा जनसंख्या होगी और प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो भूमि उपयोग का आपको पता लग गया कि इन 2 कारकों पे ये डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। होप आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। अब गाइस बात आती है स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट है हमारी निजी भूमि, सेकंड है हमारी सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में क्या होगा, निजीत्व होगा, व्यक्तित्व के स्वामित्व में होगी। सामुदायिक में क्या होगा, समुदाय के स्वामित्व में होगी, जिसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या कार्य होंगे, चारा होगा, फलों और नट को हम इकट्ठा करेंगे, औषधियाँ करेंगे, बूटियाँ करेंगे, ये सब कार्य किसमें होते हैं, सामुदायिक भूमि में होते हैं। और इस सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति
संसाधन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो बहुत सारे इसमें मैंने आपको पॉइंट्स दर्शाए हैं, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये एक अलग से है कि किस भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो हम सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब गाइस जो आगे के जो पॉइंट्स हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स आप बना सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में क्या होता है, अंतर होता है। बिल्कुल है कि हर स्थान पर भूमि अलग अलग जो अपना प्रदर्शित करती है, अपने कार्य प्रदर्शित करती है, तो उनकी भूमि की जो गुणवत्ता होती है तो अलग अलग स्थानों पर उसमें भी अंतर आपको दिखाई देता है। लोगों ने क्या किया है, लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने का कार्य किया है। नगरीय क्षेत्र उन्होंने घर बनाने में कर लिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कृषि कर लिया है। तो भूमि का विस्तार करने के लिए अत्यधिक जो है हस्तक्षेप शुरू कर दिया है कि इन्होंने लोगों ने। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें कि पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं। निम्नीकरण जो सबसे प्रमुख खतरा है, मृदा अपरदन है, भूस्खलन है और मरुस्थलीकरण है। इन 4 कारणों से जो है ये पर्यावरण के बहुत बड़े खतरे हैं और इनसे हमें सुरक्षित करना होगा अपनी भूमि को। अब गाइस हम बात करेंगे भूमि संसाधन के संरक्षण की, तो हम वन रोपण द्वारा कर सकते हैं, भूमि उद्धार द्वारा कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग के द्वारा हम भूमि को सुरक्षित कर सकते हैं, और अतिचारण पर रोक संरक्षण के लिए उपयुक्त तरीके हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। तो गाइस भूमि की बात यहाँ खत्म हुई है, अब बात हम करेंगे मृदा की। पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मृदा से कोई भी जो हमारा पॉइंट नहीं छूटेगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को हम मृदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हुई, इसका ये पृष्ठ हुआ, दानेदार कण हुए, तो ये क्या हुए, ये हमारी मृदा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो मृदा है वो भूमि से क्या है, वो जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा ऐसा कारण है जिससे जो मृदा का प्रकार निर्धारित होता है, वो है स्थल रूप। अब बात करेंगे हम कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। चट्टानों से प्राप्त खनिजों से होता है, प्लस में जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज हो। चट्टानों से प्राप्त खनिज होने चाहिए, जैव पदार्थ होने चाहिए और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज होने चाहिए। तो इससे हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा मृदा का निर्माण होगा। और गाइस जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से क्या होता है, इन दोनों के सही मिश्रण से क्या होता है कि जो हमारी मृदा होती है वो उपजाऊ होती है और वो कृषि के लिए लायक हो जाती है। ये हमने इतनी बड़ी प्रक्रिया करी, मृदा का निर्माण किया, तो ये किसी प्रक्रिया के माध्यम से ही हुआ होगा। तो ये हुआ है अपक्षय की प्रक्रिया से, ठीक है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बना है, ये जो हमारी मृदा बनी है वो अपक्षय की प्रक्रिया से बनी है। अब बात करेंगे कि अपक्षय क्या है। तापमान परिवर्तन हो, तुषार क्रिया हो, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना, ये है अपक्षय। तो होप है आपको अपक्षय भी पता लग गया होगा और मृदा का निर्माण भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमारा एक मृदा परिच्छेदिका है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि जो आपको फर्स्ट लेयर दिख रही है जिसमें आपको हरा हरा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, ह्यूमस वनस्पति के साथ ये ऊपरी मृदा है। सेकंड में बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा है, सेकंड लेयर में ये फर्स्ट लेयर होगी। थर्ड लेयर में अपक्षयित चट्टानी पदार्थ हैं, ये थर्ड लेयर हो गई। और जनक चट्टाने जो हैं फोर्थ लेयर होगी। ये मृदा परिच्छेदिका है, आपको ये याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे कि हम मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये आपको कुछ कारक दिख रहे हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जनक शैल होगी, रंग गठन कैसा है, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा कितनी है, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ये सब कुछ पारगम्यता को निर्धारित करती है। ऊंचावत, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो चीज़ों को निर्धारित करते हैं। तो ये आपने कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपने पारगम्यता लिख दिया और उसके आगे आपने लिख दिया कि जनक शैल हो गई, रंग हो गया, गठन हो गया, रासायनिक गुणधर्म हो गया
और मृदा के संचय को कौन कौन निर्धारित करते हैं? ऊंचाई, तुंगता और ढाल। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है। और जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये भी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस निर्माण, जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय। समय मृदा परिच्छेदिका की जो है मोटाई को क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। जो समय है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये आपको सबको याद करने हैं और इन्हीं चीज़ों से क्या बनती है? हमारी मृदा बनती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा और इसका इन्होंने अच्छे से ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ये सजेशन दूंगी। अब मृदा निर्माण के कारक हैं, ये है प्रभावित किया। अब कारक कौन कौन से हैं? कारक इनमें हैं, मुख्य कारक कौन सा है भाई? जनक शैल है, जनक शैल का स्वरूप कैसा होगा, और जलवायविक कारक है, ये 2 कारक हैं। अन्य कारक कौन कौन से हैं? स्थल आकृति कैसी है, जैव पदार्थ की भूमिका, मृदा निर्माण में के संगठन में लगा कितना समय है। और ये जो समय है ना गाइस, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, तो ये आपको याद रखना है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब इसमें बात होगी कि हम किस तरह निम्नीकरण कर सकते हैं मृदा का, और संरक्षण किस तरह कर सकते हैं। तो मृदा अपरदन और शीलता मृदा संसाधन, ये जो हैं दोनों प्रमुख खतरे हैं मृदा के निम्नीकरण में। मानवीय और प्राकृतिक इन दोनों कारकों से क्या होता है? मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। ध्यान रखिए बातों का कि क्या लिखा हुआ है। मृदा अपरदन और क्षीणता जो है वो मृदा संसाधन, ये 2 प्रमुख खतरे हैं। और मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से क्या होता है? मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। अब हो सकता है तो इसमें कुछ चीजें भी सहायक होंगी, आप इस तरह याद कीजिए ना तो आपको आसानी रहेगी। वनोन्मूलन सहायक होती है, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये निम्नीकरण में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। अब गाइस हम बात करेंगे मृदा संरक्षण की विधियों की। ये विधियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी से हम अपनी मृदा को सुरक्षित कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे भूमि की आर्द्रता क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इस तरह हम अपनी जो हमारी मृदा है उसको सुरक्षित कर सकते हैं मल्च के द्वारा। सेकंड है हमारा वेदिका फार्म। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका त्रिव ढालों पर ये बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर जो है फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन क्या हो? कम हो जाता है। किसके द्वारा मृदा अपरदन कम होता है? वेदिका फार्म के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा समोच्च रेखीय जुताई। इसके द्वारा क्या होता है कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का क्या कार्य करती है। तो ऐसे ही जो आपके ना इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ऐसे ही बन जाते हैं कि क्या ऐसा है कि जो प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। तो समोच्च रेखीय जुताई है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो समोच्च रेखाएं होती है, जैसे समांतर हमने जुताई कर ली है और अगर वो ढाल से नीचे जो जल है वो नीचे की तरफ बह रहा है तो वो प्राकृतिक अवरोध का ये कार्य करती है समोच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट है हमारा रक्षक मेखलाएं। ये क्या कार्य करती हैं? तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को क्या करे? बचाया जा सके। रक्षक मेखलाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए हमें पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है गाइस? खाइयाँ बनाई जाती हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारी जो ये है लास्ट स्लाइड है। चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए ये बनाए जाते हैं। चट्टान बांध और नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा शक्ति जो हमारी क्षति हो जाती है उसको क्या करते हैं? ये रोकते हैं। चट्टान बांधों का काम ये है। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर जो है कतारों में लगाए जाते हैं। हम एकांतर में लगा रहे हैं इसमें हम बीच में अपनी फसलें उगा सकते हैं वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए। तो आप इस तरह याद कीजिए, जो लाइनें लिखी हुई हैं उसी तरह से आप इसको याद कीजिए। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो ये मेरा पार्ट 1 था और पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड होगा और उसके भी नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।